हेलो दोस्तों, हम लोग भारत का संविधान समझ रहे थे जिसमें से हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बीच में समझा था। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 1 में भारत की परिभाषा दिया गया है कि भारत क्या होगा, तो भारत राष्ट्रों का संघ होगा, उसमें यह बोला गया है। उसका जो अनुच्छेद 2 आता है उसमें यह बोला गया है कि भारत में किसी राज्य का प्रवेश किस प्रकार से किया जाएगा, कि यदि कोई राज्य अपने से या फिर किसी भी माध्यम से खुद से चाह रहा है सम्मिलित होना भारत में, तो उसके लिए कोई संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा बोला गया। और अनुच्छेद 3 में यह बोला गया है कि यदि कोई राज्य मतलब जो भारत के अंदर है उसके नाम में, उसके क्षेत्रफल में या फिर उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं। मतलब इन सबको दिया गया, और जो 4 है उसमें यही स्पष्ट किया गया है कि यदि आपको ऐसा करना है तो आपको इसके लिए संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो संविधान संशोधन 368 के तहत 368 के तौर पे करना पड़ता है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको अपनी ज़मीन किसी को देनी है तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जैसे जो 4 बीघा कॉरिडोर वाला जो बात आती है, जिसमें से 111 बिंदुओं को भारत सरकार ने बांग्लादेश को दिया था, उस लगभग उसके 51 बिंदुओं को, जो कि सीमा को सीधा करने और जो सीमा विवाद से जुड़ा हुआ था उसको अपने अंदर लिया था, तो 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा था 368 के तहत। लेकिन जब कोई सीमा ऐसी हो जहाँ पे कोई राज्य ऐसा हो जो भारत में आना चाहे, तो उसके लिए संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शर्तों और प्रावधानों के तौर पे उसको भारत में मिला लिया जाएगा, ऐसा बोला गया संविधान 1 से 4 के बीच में। मतलब इन्हीं सब का डेफिनेशन दिया गया है। तो अब जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद जो भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के जो आंतरिक राज्य थे वो 4 श्रेणियों में बटे हुए थे, ए, बी, सी और डी। ए वाले में ऐसे राज्य थे जो डायरेक्ट तौर पर ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, और बी में ऐसे राज्य थे जिनमें अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन का मतलब कंट्रोल था, और सी में ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र थे, और डी में ऐसे राज्य थे जिनका संबंध मतलब जो भारत की मुख्य भूमि से अलग था, जैसे अंडमान और निकोबार। तो ऐसे करके बी सी डी उन लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार बांटा हुआ था। अब क्या हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो राज्यों में भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने की मांग उठी कि मतलब जितनी भाषा है उस हिसाब से अलग अलग राज्य बनाया जाए। तो पहला जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी तो एक आयोग का गठन किया गया। चूँकि उस समय चुनाव नहीं हुआ था, अंतरिम सरकार चल रही थी, वो सरकार मतलब जो संविधान सभा का भी निर्माण कर रही थी और जो एक मतलब संसद के तौर पे भी कार्य कर रही थी, एक पार्लियामेंट के तौर पे भी कार्य कर रही थी, और वही संविधान सभा का भी निर्माण कर रही थी। तो उसमें से उसी ने एक आयोग बनाया जिसे एस.के. धर आयोग बोला गया। इसने क्या किया, इसको मतलब जून में लगभग बनाया गया, और जून के बाद ये दिसंबर तक इसने अपनी रिपोर्ट दे दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का मतलब इसने विरोध किया। पर इसने क्या किया, इसने कहा कि प्रशासन में जैसे सुविधा हो उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। मतलब एस.के. धर आयोग जो 1948 में गठित हुआ था, इसने राज्यों का पुनर्गठन तो समर्थन किया, लेकिन किसके आधार पर? प्रशासन के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। उसके बाद आता है JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टवी सीतारमैया, इन तीनों को मिला करके एक आयोग बना। इस आयोग में कोई अध्यक्ष नहीं था, ये तीनों लोग ही थे, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं था। इन लोगों ने मतलब 1948 में यह सुझाव दिया कि राज्यों का भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर जब ये राज्य हो गया, सब चीज़ हो गया, संविधान बन गया, उसके बाद आगे चला, चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस की सरकार आई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। मतलब संविधान सभा के निर्माण के बाद, संविधान लागू हो जाने के बाद जब चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत करके आ गई। उसका जब प्रशासन चालू हो गया तो कांग्रेस का ही एक मतलब नेता था पोट्टू श्री रामालुल्लू, इसने क्या किया कि भाषा के आधार पर एक राज्य की मांग कर रहा था। ये आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कर रहा था तेलुगु भाषा के आधार पर, और यह इतना मतलब ये इतना इसके लिए डेडिकेटेड था कि ये 56 दिन तक मतलब बिना खाए पिए अनशन पर बैठ गया, और 56वें दिन इसकी क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। जब 56 दिन बीता तो इसकी मृत्यु हो गई, और जब 56 दिन बाद जब ये मर गया तब बहुत जो ये प्रदर्शन कर रहा था वो बहुत भीषण रुख ले लिया, और मतलब बहुत व्यापक तौर पर यह बढ़ गया। तो 1953 में ही क्या किया गया, पहले तो आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर दिया गया भाषा के आधार पर, और उसी समय एक आयोग का गठन कर दिया गया
1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, इस आयोग का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और इनकी जो रिपोर्ट थी इसने किया कब प्रस्तुत हुई? तो इनका जो रिपोर्ट है वो 2 साल बाद 1955 में इनकी रिपोर्ट आई। और इस रिपोर्ट में यह बोला गया कि भारत में भाषा के आधार पर तो मतलब जितने भाषा है उतने राज्य तो नहीं बनाया जा सकता, पर मतलब जो राज्यों में भाषा एक भाषा एक राज्य है ये अवधारणा नहीं मानी जाएगी। मतलब एक एक भाषा के आधार पर एक एक राज्य बनाया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, पर कुछ भाषाओं को मिला करके एक राज्य बनाया जा सकता है, जहाँ की मतलब जैसे कुछ बोलियाँ और कुछ भाषाएं एक समान हो उनको मिला करके कोई एक राज्य बना दिया जाए जिन जो मिलते जुलते हो। तो इस आधार पर इसने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्य का तो समर्थन किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य का इसने विरोध किया। मतलब एक भाषा हो और एक ही राज्य में वो बोला जाए ऐसा इसने नहीं किया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर पे भाषाएं बदलती रहती हैं, बोलियाँ बदलती रहती हैं, तो उस आधार पर यह संभव नहीं था। कुछ जैसे मिलते जुलते जो भाषाएं थी जिनकी शैलियाँ एक समान थी उनको मिला करके इसने क्या किया, एक राज्य बनाने का काम किया। तो यही था। और इसके बाद जब इसने मतलब इस चीज़ को समर्थन किया, इसने किया 1955 में यह रिपोर्ट आई। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में राज्यों का गठन कर दिया गया। उस समय लगभग 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। फिर उसमें से सभी राज्य टूटे, फिर धीरे धीरे अलग अलग सालों में अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ और वर्तमान में आकर के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। इसके पहले जो था वो 3 राज्य ऐसे थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, जिसमें से हैदराबाद था, जूनागढ़ था और मतलब कश्मीर था, जिसमें कश्मीर में विलय पत्र के द्वारा कश्मीर आया था। जब पाकिस्तान उसके ऊपर हमला कर दिया तब विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर भारत में मिला। और जो जूनागढ़ था वहाँ जनमत संग्रह हुआ था, और हैदराबाद में तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था जो पुलिस ऑपरेशन था 1948 में चलाया गया था। तो यही था कि राज्यों को इसी प्रकार से इकट्ठा किया गया था। सबसे पहले तो इन्हीं राज्यों को जो देखिए 552 देशी रियासतें थी, 552 में से तो 549 को जो भारत के लोग थे वो अपने में शामिल करने में जितने भी वल्लभ भाई पटेल को ही सबसे ज़्यादा इसमें मतलब क्रेडिट जाता है कि लौह पुरुष उन्हीं को माना जाता है, क्योंकि भाषा की मतलब देश का एकीकरण करने में उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान था। तो मतलब बहुत 549 देशी रियासतें तो काबू में आ गई थी, पर 3 लोग थे जो काबू में नहीं आ रहे। 3 देशी रियासतें थी जो काबू में नहीं आ रही थी, उन्हीं तीनों पर मतलब बाद में चल करके कार्रवाई कर करके शामिल किया गया है। तो ऑपरेशन एक तो जो था विलय पत्र के माध्यम से आया, और एक में ऑपरेशन पूर्व जो हैदराबाद वाला था उसमें ऑपरेशन पूर्व चलाया गया, और एक जो था वो जनमत संग्रह के द्वारा, यानी वहाँ पे वोट पड़ा और लोगों ने राजा का विरोध किया, राजा वहाँ से भाग गया पाकिस्तान। ऐसा जो जो जूनागढ़ वाला था वो तो इस प्रकार से भागा था कि वो जब भारत से भागा पाकिस्तान गया तो वो अपनी बीवियों से ज़्यादा क्रेडिट दिया अपने कुत्तों को लेकर के भागा था जहाज़ में। मतलब अपनी जो बेगम थी उनको छोड़ करके कुत्तों को लेकर के अपने जहाज़ से भाग गया था। इस प्रकार से देश में सभी राज्यों को एकत्रित किया गया, और मतलब फिर आगे चल करके भाषा के आधार पर इस प्रकार से सभी राज्यों का धीरे धीरे गठन किया गया। आज वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जिसमें केंद्र डायरेक्ट शासन करता है, तो गवर्नर के माध्यम से मतलब या तो गवर्नर नियुक्त करेगा या फिर कमिश्नर नियुक्त करके वो शासन करता है। धन्यवाद। आगे समझेंगे नागरिकता वाला सेक्शन।